हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 10। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर नंबर 9 तक देख लिया होगा और हम लोग पहुंच चुके हैं प्रोटीन के लास्ट लेक्चर में। ठीक है, प्रोटीन के लास्ट लेक्चर में पहुंच चुके हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो कुछ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उससे आप कुछ नहीं समझिएगा। तो पहले हम एनसीईआरटी वाला नहीं पढ़ेंगे, पहले हम कुछ लाएं, ये परिभाषा ये पढ़ लेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बता दें आज हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है। तो पहला मेरा टॉपिक है प्रोटीन का विकृतीकरण, फिर एंजाइम जो कि हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर केवल एंजाइम का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, और एंजाइम की क्रियाविधि को देखेंगे। जो नहीं पढ़े हैं अभी तक तो पढ़ लिए होंगे, ये लास्ट टाइम चल रहा है आप लोगों के क्लास 12th का, तो बायोमोलिक्यूल्स में अब उतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। ज़्यादा बहुत बोर्ड में आता भी नहीं है इससे, बट आता है तो मुँह जबानी बन जाता है, इसलिए वीडियो देखने में 12-13 मिनट का रोज़ का कुछ जाता भी नहीं है, खाते पीते हम लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण, यानी प्रोटीन में कैसे हम बदलाव लाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन में बदलाव कैसे लाते हैं। देखो हम कल जो पढ़े थे बच्चा पार्टी प्रोटीन के बारे में कि वो 1 डिग्री संरचना होती है, 2 डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है और 4 डिग्री संरचना होती है। ठीक है, तो प्रोटीन के विकृतीकरण में हम इस तीनों में तो परिवर्तन ला देते हैं, बट 1 डिग्री में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए आइए, एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़ने से पहले कुछ हम प्रोटीन के डीनेचुरेशन को समझ ले, यानी प्रोटीन के विकृतीकरण का। आई होप कि आप लोग को परिभाषा पूरा बढ़िया से दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आइए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है प्रोटीन का डीनेचुरेशन। यहाँ पर प्रोटीन डीनेचुरेशन इंग्लिश में करते हैं, विकृतीकरण हिंदी में कहते हैं। तो वही बोल रहा है किसी प्रोटीन के मूल संरचनात्मक और जैविक गुणों का परिवर्तन या नष्ट होना। जो प्रकृति में पाया जाता है ना प्रोटीन, यानी मूल संरचना, वो परिवर्तित हो जाए जैविक गुणों का, या फिर क्या हो जाए, वो नष्ट हो जाए। यह परिवर्तन आमतौर पर बाहरी कारकों से होता है, जैसे तापमान को बदल दो तुम, पीएच मान को बदल दो, रासायनिक या यांत्रिक बल के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का विकृतीकरण में क्या होता है, मूल संरचनात्मक इकाई जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, जैविक गुण परिवर्तन हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। डीनेचुरेशन की प्रक्रिया में होता क्या है वो एक बार देख लेते हैं कि डीनेचुरेशन की प्रक्रिया में होता क्या है बच्चा पार्टी, कि प्रोटीन की द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचना टूट जाती है। ध्यान रखना, होता क्या है, हाइड्रोजन बंध जो बना रहता है ना, तो वो अस्त व्यस्त हो जाता है ये सभी परिवर्तन के कारण, और हाइड्रोजन बंध टूट जाता है। कल हम बताए थे ना हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है दो प्रोटीन के बीच में, अगर नहीं देखे हैं तो कल की लेक्चर आप लोग जा करके देख लें। चलिए यहाँ पर इसके बावजूद प्राथमिक संरचना यानी एमिनो एसिड की श्रृंखला वो परिवर्तित रहती है। हम पहले ये बता दिए कि प्रोटीन की डीनेचुरेशन में प्राथमिक संरचना यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक टूट जाता है। कुंडलिनी संरचना जो होती है द्वितीयक में वो कुंडलित हो जाती है, गोलीय संरचना भी टूट जाती है, गोलिकाकार जो संरचना रहती है वो टूट जाता है। इसमें उदाहरण आपका क्या है डीनेचुरेशन में, जैसे अंडा को पकाओ तो गर्म करने पर अंडा क्या, पानी जो होता है अंदर में वो ठोस बन जाता है ना, उसी के कारण, किसमें, तो प्रोटीन के डीनेचुरेशन के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और ठोस बन जाता है, जिसमें क्या होता है प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है और वह ठोस रूप में बदल जाता है। ये 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, कि अंडे को उबालने पर अंडे का पानी क्यों गायब हो जाता है, तो बोलिएगा प्रोटीन के डीनेचुरेशन के कारण। बात समझ में आ गया। अम्ल या क्षार संपर्क में आने पर प्रोटीन का स्वरूप बदल जाता है, अम्ल और क्षार आने पर भी। यह प्रक्रिया प्रोटीन की जैविक क्रियाओं को प्रभावित कर सकती है, जिससे वह अपनी मूल्य कार्य क्षमता को खो देता है। आइए अब हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। चलिए प्रोटीन का विकृतीकरण,
आई होप कि आपने प्रोटीन का विकृतीकरण से मेन रूप समझ गया हो कि मूल संरचनात्मक इकाई में बदलाव हो जाता है। उदाहरण है अंडे को उबालना। चलिए यहाँ पर है कि जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविमा संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन कहलाता है। मतलब जो पहले से उपस्थित प्रोटीन है, त्रिविमीय संरचना, जैविक सक्रियता वाला, जो मतलब जीवों से निकला है, जैविक सक्रियता वाला प्रोटीन, सब क्या होता है? प्राकृतिक प्रोटीन होता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। जब प्राकृतिक प्रोटीन में क्या करते हैं? भौतिक परिवर्तन करते हैं। अभी हम पर है क्या? ताप में परिवर्तन कर दो। किन चीज़ों में कर दो? ताप में कर दो, रासायनिक परिवर्तन कर दो, पीएच में परिवर्तन कर दो। ये सब यदि होता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन बंध अस्त व्यस्त हो जाता है, अस्त्याव्यस्तता हो जाती है, यानी हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, जिसके कारण गोलिका, ग्लोब्यूल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो खुल जाता है। हेलिक्स क्या हो जाता है? हेलिक्स और कुंडलित हो जाती है तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को क्या कर देता है? खो देता है। इसे हम प्रोटीन का क्या कहते हैं? विकृतीकरण कहते हैं। लेकिन मेन रूप से जो डेफिनेशन देना है वो यही वाला देना है, किसी प्रोटीन में मूल संरचनात्मक और जैविक गुणों का परिवर्तन या नष्ट होना होता है। चलिए यहाँ पर आ जाइए। विकृतीकरण के कारण क्या क्या होता है? विकृतीकरण के कारण क्या क्या होता है बच्चा? विकृतीकरण के कारण 2 डिग्री 3 डिग्री संरचना नष्ट होती है, परंतु 1 डिग्री क्या होता है? वो प्रभावित रहता है। ठीक है, जैसे अंडे को उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन विकृतीकरण का एक सामान्य उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण है दही का जमना, जो दूध में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होने के कारण होता है, क्योंकि पीएच मान में परिवर्तन करती हैं और दही जम गया। यह भी क्या होता है? प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण होता है। आई होप कि आपने प्रोटीन के विकृतीकरण को पूरे अच्छे तरीके से समझ चुका होगा। ठीक है, तो 2 डिग्री 3 डिग्री परिवर्तित होता है, 1 डिग्री नहीं परिवर्तित होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आगे यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि कौन सी संरचना जो होता है 1 डिग्री वाला परिवर्तित संरचना प्रभावित नहीं होता है, किसमें? याद रख लेना, 1 डिग्री वाला प्रभावित नहीं होता है प्रोटीन के विकृतीकरण में। चलिए ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एंजाइम। एंजाइम कुछ नहीं, एक जैविक उत्प्रेरक है बच्चा। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ कि जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं, जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वय के कारण ही जीवन संभव है। इसका एक उदाहरण है भोजन का पाचन। ठीक है, यहाँ पर उपयुक्त अणुओं का अवशोषण तथा अंततः ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, कुछ अणुओं का अवशोषण होता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रक्रम में अभिक्रिया के एक अनुक्रम होती है। ये सभी अभिक्रियाएं शरीर में मध्यम परिस्थितियों में संपन्न होती है। कुछ जैविक उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। लगभग सभी एंजाइम क्या होती है? गोलिकाकार प्रोटीन होती है। तो यहाँ नोट करने वाली पॉइंट क्या है कि सभी एंजाइम क्या होता है बच्चा पार्टी? सभी एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सभी एंजाइम क्या होते हैं? गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं। नोटेड दिस पॉइंट। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ये सब के बारे में, एंजाइम के बारे में पढ़ने का होता है पहले इन चैप्टर पे, इसलिए हमने अभी कुछ नहीं बोला इस वीडियो में, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मेन चीज़ जो यहाँ पर याद करने का है कि लगभग एंजाइम क्या होता है? गोलिकाकार प्रोटीन होती है। तो एंजाइम के बारे में आ जाए तो क्या लिखना है आपको? कौन सा प्रोटीन होता है ये ध्यान रखना, गोलिकाकार। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, आ जाए एंजाइम के बारे में क्या लिखिएगा कि एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ये प्रोटीन के रूप में बने अणु होते हैं और विशिष्ट अभिक्रिया को बिना स्वयं उपभोग हुए बदले हुए संचालित करते हैं। ठीक है, तो मेन जैविक उत्प्रेरक होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो वह क्या करता है? जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। समझ में आ गया? चलिए, एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया अथवा विशेष क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं। इनका नामकरण सामान्यतः उस यौगिक अथवा यौगिकों के वर्ग पर आधारित होता है जिस पर ये कार्य करते हैं। मतलब जिस पर ये कार्य करते हैं उसी के आधार पर इसका नाम आधारित होता है। जैसे इसका नाम, एंजाइम का नाम माल्टोज है, जो माल्टोज को क्या करता है? ग्लूकोज में बदल देता है। वही
मतलब कहने का मतलब इसका नाम किस पर आधारित है, जिस पर वो कार्य कर रहा है। जैसे माल्टेज है, माल्टेज का नाम किस पर आधारित है, माल्टेज का नाम आधारित है माल्टोज पर, क्योंकि ये माल्टोज को किस में बदल रहा है बच्चा, ग्लूकोज में बदल रहा है, जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर माल्टोज माल्टेज नामक एंजाइम से कहाँ पहुँच जाता है, ग्लूकोज में चला जाता है। तो आप लोग यहाँ से सरफेस केमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसमें जाकर के शायद 5 ही है, हाँ 5 है, उसमें जाकर के आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एंजाइम के बारे में टोटली पूरा एकदम बताया गया है, उत्प्रेरक के बारे में एंजाइम। ठीक है, पूरा डिटेल्ड संरचना है, बट अभी हमने यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया है, बट आप लोग पढ़ सकते हैं, अपने अपने कोचिंग में पढ़ लिए होंगे। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आइए। कभी कभी एंजाइम का नाम उस अभिक्रिया के आधार पर दिया जाता है जिसमें इनका उपयोग होता है। उदाहरणार्थ, जो एंजाइम का क्रियाधार का ऑक्सीकरण उत्प्रेरित करते हैं तथा साथ ही दूसरे क्रियाधार अपचयन होते हैं, तो ऑक्सीडोरिडेक्स नाम दिया जाता है। एंजाइम के नाम में के अंत में क्या दिया जाता है, एज लगा दिया जाता है। इस चीज़ों को समझिए पहले बढ़िया से, कि जो एंजाइम एक क्रियाधार का ऑक्सीकरण उत्प्रेरित करते हैं तथा साथ ही दूसरे क्रियाधार को अपचयन करते हैं, तो उसका नाम कैसे दिया जाता है, ऑक्सीडोरिडक्ट हो गया। रिडक्टेंस से ऑक्सीडेशन से ऑक्सीड ले लिया और रिडक्टेंस से रिडक्ट ले लिया, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, एज लगा देते हैं, तो एंजाइम का नाम पड़ जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर, समझ में आया कि जो एंजाइम मान लो कि ऑक्सीकरण को उत्प्रेरणा दे रहा है कि ऑक्सीकरण हो जाए, और दूसरे को कह रहा है कि तू अपचयन हो जाए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीड ले दिया जाएगा और रिडक्टेंस से रिडक्टेड लिया जाएगा, और लास्ट में एज जोड़ दिया जाएगा। लास्ट में क्या जोड़ दिया जाएगा, एज, तो यही नाम पड़ गया ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब एंजाइम की क्रियाविधि यानी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम देख लेते हैं। चलिए, किसी अभिक्रिया में की प्रगति के लिए एंजाइम की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। कोई भी अभिक्रिया कराने के लिए बहुत कम। रासायनिक उत्प्रेरक की क्रिया के समान कहा जाता है, जो रासायनिक उत्प्रेरक होता है उसी के क्रिया के समान। एंजाइम संक्रियन ऊर्जा के परिणाम को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन के लिए संक्रियन ऊर्जा 6.22 किलो जूल है, जबकि सुक्रेज नामक एंजाइम आता है ना, सुक्रोज से सुक्रेज, माल्टोज था तो माल्टेज, जल अपघटित में क्या कर देता है, उसकी सक्रियन ऊर्जा को 2.15 किलो जूल कर देता है, यानी ऊर्जा को घटा देता है। संक्रियन ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, घटा देता है। और ये सब क्रियाविधि कहाँ वर्णन किया गया, एकक 5 में। तो एंजाइम के बारे में टोटली सरफेस केमिस्ट्री में बताया जाता है, पृष्ठ रसायन में। ठीक है, तो आप लोग उस चैप्टर को जाकर के पढ़ें। तो एंजाइम आज खत्म हो गया, तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, तो मेन रूप से आज जो था मेरा वो था डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जिसके बारे में हमने अलग से लाया था। ठीक है, और एंजाइम का डेफिनेशन के लिए भी अलग से लाया था। तो आप लोग कहा गया ये, ठीक है, तो आप लोग अलग से, हम देखिए पीडीएफ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी कर रहे हैं, तो अलग से भी ला रहे हैं। तो आप लोग बढ़िया से लेक्चर को देखते रहें बच्चा पार्टी, और अपने दोस्त के पास भी शेयर करें। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मचाते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जोरों शोरों से करें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। चलिए लास्ट करते हैं लेक्चर को।